गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास अपने चालू किए थे लीगल सिस्टम का क्लास नंबर 1। आज अपने क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। एक बेसिक हम तुमको रिवाइज भी करवा देंगे और अपने आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे लीगल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम इन इंडिया के ऊपर में आज अपने को और ज्यादा क्लैरिटी मिले और ट्राई करेंगे रैप अप कर देना। कुछ अगर रह गया तो नेक्स्ट क्लास में लीगल सिस्टम अपना पूरा रैप हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ उस पर आता नहीं है। नॉर्मली कोई लॉन्ग क्वेश्चन उससे आएगा नहीं, कुछ अगर एक आध आया तो मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू आता है। करेक्ट है। तो सिलेबस पे क्लैरिटी आ गया था ना। ये तो था ही। कमर्शियल लॉज में एक लीगल सिस्टम भी इंक्लूडेड था, याद है हम दिखाया था तुमको लीगल सिस्टम इन इंडिया, जो अपने अभी पढ़ रहे हैं। ये वाला एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया 5% वेटेज, वही अभी अपने यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उससे कुछ आता नहीं है बट जस्ट ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते तो सिलेबस कंप्लीशन को लेके मन में संतुष्टि रहेगा। ठीक है। व्हाई डू वी नीड लॉ, ये तो डिस्कस किया था। लॉ इज अ लीगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और इंडिया में लीगल सिस्टम कैसे डिफाइन होता है? किसी इंसान के बदौलत छोड़ नहीं सकते। कोई पागल आदमी आ गया तो लॉ का तो भट्टा बिठा के चला जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं वहां पे? हम लोग वहां पे ये करते हैं कि ये एक नो मैन के हाथ में सौंप दिया, मतलब जो इंसान से ऊपर हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और किस दिन ये इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं? 26 जनवरी 1947 नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्योंकि इंडिपेंडेंस आया तब वो लॉ मिनिस्टर बने, तब उनको चमका यार अभी तो अपने लॉ बना देंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब वो नहीं रहेंगे लॉ मिनिस्टर, कोई और आएगा, तब कौन बनाएगा? करेक्ट। तो तब कॉन्स्टिट्यूशन पे काम चालू हुआ 1947 से, और 1950 पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक 2 काम करता है जो अपने लिए रेलेवेंट है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत काम करता है। अपने लिए जो रेलेवेंट है वो 2 चीज है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी को 3 पिलर्स में डिवाइड कर देता है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का सबसे पहला काम होता है जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है। लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग बॉडी, यानी अपने अगर सेंटर पे बात करें तो पार्लियामेंट, स्टेट पे बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम आता है। एग्जीक्यूटिव बोले तो जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है। सेंटर पे अगेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट पे बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है। और उसके बाद अगर किसी को कहीं पे डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जिस पे डिस्कशन करना है अपने को, तो अपने चले जाते हैं जुडिशरी के पास न्याय मांगने के लिए, जस्टिस। तब हम लोग जुडिशरी के पास जाते हैं और जुडिशरी में कोर्ट्स आ जाते हैं। कोर्ट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और वहां पे ये इंश्योर किया जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। परफेक्ट। ठीक है। अब किस तरह के लॉज को बनाने हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन किस तरीके के लॉज को बनाएगा। तो यहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का काम आ जाता है। और यहां पे आता है अपना आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 सबसे पहले क्या बोला? एवरी लॉ जो भी इस देश में लागू होगा, या तो वो पार्लियामेंट से बन के जाएगा या वो स्टेट लेजिस्लेचर से बन के जाएगा। अब कौन किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा वो आर्टिकल 246 बोला। शेड्यूल 7 के अंदर में बोला कि हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ को 3 लिस्ट में डिवाइड करेंगे। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बोले तो सीजी हैज एक्सक्लूसिव, सॉरी सीजी नहीं लिखेंगे, हाँ पार्लियामेंट, क्योंकि सीजी लॉ नहीं बनाता। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। लिस्ट 2 में क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर, बहुत बढ़िया, स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर both have rights। यहां तक डन है? पक्का? लाइफ इज इजी यहां तक, कोई दिक्कत? अब यहां पे हम तुमको एक एक का, तीनों का डिटेल्ड डिस्कशन पे थोड़ा सा आज लेके जाता है कि तीनों का काम क्या है। बोलो, सबसे पहला फर्स्ट लेवल काम किसका आता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेटिव? फर्स्ट लेवल काम किसका आएगा?
बताओ। फर्स्ट काम आएगा सबसे पहले लेजिस्लेटिव का। सबसे पहले लेजिस्लेटिव का काम आता है, क्यों? क्योंकि ये इनका काम है लॉ मेकिंग। जब तक लॉ बनेगा नहीं तब तक उस पर कोई केस होगा क्या? कोई लॉ जो आया ही नहीं है। जब से सपोज करो अभी जो अपना नया इनकम टैक्स एक्ट आने का बात चल रहा है बहुत टाइम से, क्या वो आ गया? नहीं। अगर वो आया ही नहीं है, क्या उसके तहत तुम कोई कोर्ट में केस करोगे? नहीं। कोर्ट तो ये मानेंगे ना, अभी इनकम टैक्स एक्ट इंडिया 1961 लागू है तो उसी के अंडर में जो केस होगा होगा। जब वो एक्ट आया ही नहीं तो क्या सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस एक्ट के अंदर में टैक्स कलेक्ट करेगा? नहीं। वो तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करेगा। करेक्ट है ना? तो सबसे पहले काम किसका आता है? लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी। अब यहां पे क्या करते हैं ना, इसमें सबसे पहले कैसे लॉ बनाया जाता है? एक कोरा कागज होता है जिसको हम बोलते हैं बिल। बिल समझता है क्या होता है? क्या बिल होता है? जैसे तुम नोट्स बनाते हो ना, दैट इज लाइक अ बिल। अब लॉ ऐसा तो नहीं ना एकदम से डायरेक्टली एक्ट बन के पार्लियामेंट पे चले जाएगा। तो पहले कोई इंसान होगा। लॉ किसका थॉट प्रोसेस है ना। लॉ क्या है? एक सोच से बनता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हाँ या ना। उसमें भी हम कैसे रेफर करते हैं? दूसरे देशों के लॉज को रेफर करते हैं। अगर कहीं पे क्या लॉज चल रहा है उसको देखते हैं, उसी से सिमिलर अपने इंडिया में लॉज बनाते हैं, क्योंकि काम तो हर कंट्री कर रहा है। तो बिल क्या होता है? नॉर्मल जैसे कोरे कागज पे अगर तुम प्रोविजंस को लिखना चालू कर दो, थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में लिखना चालू कर दो, उसी को बोला बिल। ठीक है। क्या ये बिल कोई और फॉलो करेगा? क्या ये बिल कोई भी नागरिक इसको फॉलो करेगा? चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये एक्ट नहीं बना है, यहां इसको कोई अप्रूवल नहीं मिला है। ये तो बस एक सोच है, इस पे हम बस अभी प्रोविजंस को लिख रहे हैं। रफ वर्क है, तुम समझ लो। क्या है ये क्या है? रफ वर्क। एग्जाम में रफ वर्क का कोई मार्क्स होता है क्या? नहीं ना। तो अभी भी ये रफ वर्क है, खाली पुलाव। तुम मन में सोच रहे हो, इट इज लाइक दैट। ठीक है। अब बिल बनाना है तो कोई भी बना सकता है बिल। बिल बनाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होना जरूरी है क्या? नहीं। बिल कैन बी क्रिएटेड बाय एनीबडी। क्या तुम्हारे दिमाग में अगर कोई नया इनकम टैक्स एक्ट का सोच आता है, क्या तुम बना सकते हो? बिल ड्रॉ कर सकते हो? एकदम कर सकते हो। पर हाँ, वो अलग बात है कि अपने ड्रॉ किए वाले बिल्स को अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो बिल कैन बी क्रिएटेड बाय एनीबडी, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का नेसेसरी नहीं है। ऐसे भी इंडिया में क्वालिफिकेशन को कम इज्जत दिया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज में। ठीक है। कैन बी क्रिएटेड बाय एनीबडी। उसके बाद में अब जब एक जन बिल बना रहा है तो उसको रिकमेंडेशंस लगेगा ना, उसको इनपुट लगेगा ना, कोई और क्या सोचता है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। तो बिल बनाने के लिए कमिटीज बनाई जाती हैं। कमिटीज आर फॉर्म्युलेटेड इन दिस प्रोसेस। कमिटीज कौन होंगे? कमिटीज होंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के। जैसे अगर जीएसटी का कोई कमिटी बनता है, जीएसटी जब एक्ट बनाना था तो ऐसे ही कोई एक आदमी से एक्ट बन गया क्या? नहीं। जीएसटी एक्ट के अंदर कमिटीज डाली गई। कौन कमिटीज में हुए? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्सपर्ट्स हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स बड़े बड़े कंपनीज में जो काम करते हैं उनको लाया गया। आईटीसी के जीएसटी डिपार्टमेंट के हेड को तुम लाए और उनसे पूछा अगर हम ऐसा कुछ करें तो क्या है जस्टिफाइड है, या आपके हिसाब से जीएसटी अगर लाया जाए तो क्या होना चाहिए। अलग अलग लोगों को कमिटी का हिस्सा बनाया गया। सेंस बना? जो नॉलेजेबल हो, जो इनपुट्स दे सके। ठीक है। टू प्रोवाइड इनपुट्स ऑन लॉ मेकिंग। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या किया जाता है? इट इज, ये बिल को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम? कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? या तो हम इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, और या फिर अगर स्टेट का बात है तो स्टेट लेजिस्लेचर पे इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां तक प्रोसेस क्लियर है पूरा?
सबसे पहले क्या हुआ, कोई रैंडम आदमी जागा, उसको बोला यार मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है एक्ट को लेके, तो मेरे को एक एक्ट बनाना है। तो उसने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, तो बिल को लेके अपने एक्ट बनाएंगे। अब बिल क्या हुआ, एक कोरा कागज जिसपे तुम अपने थॉट प्रोसेसेस को लिख रहे हो, उसमें पॉइंट्स को जॉट डाउन कर रहा है कि क्या क्या चीज होना चाहिए एक एक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद उसको हेल्प करने के लिए कमिटीज बनाई गई कि अपना इनपुट दो, अपना रिकमेंडेशंस दो, और उसके बाद में ये इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं पार्लियामेंट में, अगर सेंट्रल का बात करें, नहीं तो अगर स्टेट का बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में। करेक्ट है। अब पार्लियामेंट में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखना अभी तक ये कानून नहीं बना है, ये तो बस एक कोरा कागज है, जब इस पे अप्रूवल आएगा फिर ये लॉ बनेगा। परफेक्ट। पार्लियामेंट में अब क्या होगा, अप्रूवल लगेगा। पार्लियामेंट में क्या होगा, ये बिल को अप्रूवल लगेगा, स्टेट लेजिस्लेचर पे भी क्या होगा, अप्रूवल लगेगा। ये ना हम लोग दोनों का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बिल को दोनों से जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट से भी जाएगा फिर स्टेट लेजिस्लेचर से भी जाएगा। बात समझ में आया ना। पार्लियामेंट में कौन सा लॉ जाएगा, जो लिस्ट 1 वाले हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा लॉ जाएगा, जो लिस्ट 2 वाले हैं, स्टेट लिस्ट। और दोनों से कौन सा लॉ जाएगा, जो लिस्ट 3 वाले हैं, कॉन्करेंट लिस्ट वाले। करेक्ट। तो यहां अप्रूवल लगेगा अपने को। अप्रूवल कैसे आएगा बोलो, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस का नाम तुमको पता है क्या? अगर अपने इन शॉर्ट बोले तो लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको लोकसभा को ऑल्सो क्या बोला जाता है मालूम है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस, या इसको यह भी बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। सुना है, लोकसभा, लोक मतलब आम जनता, हाउस ऑफ पीपल, हम लोग ही तो उनको इलेक्ट करते हैं ना। जब इलेक्शन आता है तुम जा के वोट डालते हो, इंक लगवाते हो यहाँ पे, तो तुम जिसको वोट कर रहे हो वो कौन है, किसको तुम वोट कर रहे हो, अपने एरिया पे, अपने एरिया में से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक आदमी को वोट कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमारे बिहाफ में तुम पार्लियामेंट में जाके बैठना और उनको हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, उनको वहां से सोल्यूशन लेके आना हमारे लिए। सेंस बना? तो इट इज इलेक्टेड बाय पीपल, लोकसभा। जो हम लोग हर साल जनरल इलेक्शन होता है, अभी 2024 में लास्ट हुआ था। करेक्ट है ना। राज्यसभा क्या हुआ, राज्यसभा क्या हुआ, इसको अपने बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं अपर हाउस, यानी हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल बोले तो यहां स्टेट्स में से हर राज्यसभा, नाम से जाओ, हर राज्य में से लोग पहुंचते हैं और ये एक सभा क्रिएट होता है। करेक्ट। हर राज्य के लोग यहां पहुंचेंगे, हर राज्य में से लोग पहुंचेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल से कुछ लोग पहुंचे, यूपी से कुछ लोग पहुंचे, महाराष्ट्र से कुछ लोग पहुंचे, बिहार से कुछ लोग पहुंचे, हर राज्य से कुछ कुछ लोग पहुंचेंगे और यहां हाउस क्रिएट होता है। परफेक्ट। क्या यहां पे लोगों द्वारा इलेक्टेड लोग हैं? नहीं, स्टेट्स द्वारा इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हर स्टेट भी तो बोलेगा ना, सेंटर अपना मनमानी कैसे कर सकता है, डेमोक्रेसी है थोड़ी ना, मोदी जी के मन में जो आया वो कर देंगे। उनको राज्यसभा का भी तो बात मानना पड़ेगा ना लॉ बनाने के लिए, तो स्टेट्स का भी इनपुट लगेगा लॉ बनाने में। एक अप्रूवल आता है लोगों द्वारा चुने गए नेताओं से, लोकसभा। दूसरा अप्रूवल किससे आता है, स्टेट्स द्वारा चुने गए नेताओं से। तब वेस्ट बंगाल को, जैसे हम तुमको दिखाते हैं यहां पे ये देखो, अरे यार तेरी, हमको स्टेट लिस्ट चाहिए, पार्टी लिस्ट दे रहा है। हाँ ये रहा, देखो तुम पार्टी का नाम छोड़ो, ठीक है, तुम खाली स्टेट्स पे फोकस करो। देखो टोटल सीट्स इन द राज्यसभा 245, जिसमें से प्रेसिडेंट 10 लोगों को इलेक्ट करता है, पहले 12 को करता था, अभी 10 को कर देता है, 10 से 12 चलता है यहां पे।
और फिर तुम देखो हर स्टेट के कितने कितने सीट्स हैं, यहां पे दिख रहे हैं। वेस्ट बंगाल का 16 सीट है राज्यसभा में, यानी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में से 16 लोग को अपॉइंट किए जाएंगे राज्यसभा में। यानी वेस्ट बंगाल के पार्टी में से जो रूलिंग गवर्नमेंट है ऑफ वेस्ट बंगाल, उनमें से 16 लोग को यह बोला जाएगा कि आप स्टेट पॉलिटिक्स को छोड़िए और राज्यसभा में जाके हमारे बिहाफ में बैठिए। ठीक है। सेम उत्तर प्रदेश को तुम देखो 31 सीट्स दिया गया, त्रिपुरा को 1 सीट, उत्तराखंड को 3 सीट। इस तरीके से सारे स्टेट्स का अलग अलग सीट्स डिसाइडेड है। सेंस बना? परफेक्ट। तो ये राज्यसभा आया। अभी लोकसभा में क्या है, जो हम लोग अपॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। सेंस बना? तो जो एरिया का नेता जीतता है वो लोकसभा में पहुंचता है। परफेक्ट, लाइफ इज इजी यहां तक। सेंस बना? हाँ, क्लियर है। तो ये दोनों से तुमको अप्रूवल चाहिए। दोनों से अप्रूवल कैसे लगेगा? लोकसभा में अपने पास कितने सीट्स हैं? 543 प्लस 2 ऐसे बोलते हैं। 543 टोटल सीट्स हैं लोकसभा के, और 2 सीट ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। 2 एंग्लो इंडियंस, कभी पढ़ा होगा बचपन में ना, सुना तो लग रहा है, सिविक्स विविक्स में कहीं पढ़े थे। 2 एंग्लो इंडियंस। हाँ, हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा इसको, करेक्ट। 2 पीपल, 2 लोग को एंग्लो इंडियंस की तरह अपॉइंट किया जाता है, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कोई स्टेट अपॉइंट नहीं कर सकता, लोग इलेक्शन के थ्रू नहीं लाते, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। 543 लोग स्टेट अपॉइंट करते हैं, लोग अपॉइंट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, और फिर वो लोकसभा पे पहुंचते हैं। परफेक्ट। अभी और फिर वैसे ही हम बोलते हैं ना, कौन सा पार्टी गवर्नमेंट बनाता है? जो इसमें से मेजॉरिटी ले ले, जो 543 में से मेजॉरिटी ले ले, तो उसी का चलाना लोकसभा में। गवर्नमेंट क्या होता है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी में से वो पार्टी जिसका चलता है, इफेक्टिवली अगर बोला जाए तो। ठीक है ना। तुम राहुल गांधी का सुनोगे या मोदी जी का सुनोगे आज के दिन? मोदी जी का। क्यों? कि ही इज द गवर्नमेंट राइट नाउ। कैसे बनाए गवर्नमेंट? तुमने ही तो बनाया, हमने ही तो बनाया उनको गवर्नमेंट। करेक्ट, क्लियर है ना। कैसे बनाया गवर्नमेंट? 543 में सब जन जा जाके वोट किए। अब वोट करके जो मैक्सिमम वोट्स जिनको मिला बन गए गवर्नमेंट। तो यानी इसमें से कितना सीट चाहिए था उनको? 272। 2 लोग को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो एंग्लो इंडियंस है, उनको लोग अपॉइंट ही नहीं कर रहे। तो अपॉइंट ही नहीं कर रहे तो तुम उनको मेजॉरिटी में कैसे गिनोगे? करेक्ट है ना। तो हम सिर्फ 543 में मेजॉरिटी देखते हैं, यानी 272 सीट्स चाहिए। तुम अगर कभी इलेक्शन का काउंटिंग रिजल्ट देखा हो तो 272 का आंकड़ा मैजिक नंबर बोला जाता है। ये मैजिक नंबर जो पार्टी ले आया उसका काम हो गया। अगर तुमको 24 का इलेक्शन हिस्ट्री याद है तो बीजेपी एब्सोल्यूट में 272 नहीं ला पा रहा था, वो एनडीए मिला के 272 लाया, तो कुछ उनका 303 ऐसा कुछ मेजॉरिटी आया अदर पार्टीज को जोड़ के। अब यही तो डर था ना कि मोदी जी को अगर बाकी के पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिला तो गवर्नमेंट नहीं बनेगा। कोलिशन उसको बोलते फिर अपने कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब जब कोई एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं बना पा रहा तो मल्टीपल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाएंगी। अब जब मल्टीपल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाएंगी तो क्या मोदी जी सिंगल हैंडेडली कुछ डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, उनको हर एक पार्टी से कंसल्ट करके फिर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर पार्टी का चल रहा है। फिर सेंस बना? पक्का। राज्यसभा में 245 लोग अभी अभी दिखाया, तो इसमें से तुमको मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? 123। आधा 122.5 होता है। एक से आधा अप्रूवल कैसे लेगा? बोले एक हाथ से अप्रूवल दे, एक हाथ से डिनाई कर। तो इसलिए 123 का अप्रूवल आया। यानी मेजॉरिटी का है, मेजॉरिटी बोले तो ग्रेटर देन 50%। ग्रेटर देन 50% से अपने को अप्रूवल चाहिए। मेजॉरिटी का अप्रूवल आ गया यानी बिल को अप्रूवल मिल जाएगा। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ पहले लोकसभा में 50% से ज्यादा, यानी कम से कम 272 लोगों का अप्रूवल आना चाहिए। अगर 272 लोग वोट करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है ये बिल सही है, ये जनता के हित में आ रहा है, 272 लोग ने, वहां वोटिंग मशीन रखा होता है। तुम वो मूवी देखे आर्टिकल 370? अभी अभी आया था यामी गौतम का मूवी, ठीक है क्या बोल रहे हो? तो देखना चाहिए, लॉ का पूरा मूवी एक बार देखना।
कभी भी तुमको टाइम मिले, अभी तो यूट्यूब वगैरह पे ही मिल जाएगा, तुमको आता है टेलीग्राम से फ्री का डाउनलोड करने वाला, एक बार देखना, वो जेन्युइनली बहुत बढ़िया लॉ रिलेटेड मूवी है, देखना उसको। तो वहां पे हर एक को वोटिंग मीटर दिया जाता है, क्या सब जन जो वोट करते हैं हाथ उठा लेते हैं, जो वोट नहीं करते हैं वो हाथ अपना नीचे रखते हैं, और फिर जो स्पीकर होता है वो काउंट कर लेता है कितने लोगों ने हाथ उठाया। सॉरी, अगर 272 हुआ तो वोट्स इन फेवर, लॉ पास्ड फ्रॉम द लोकसभा। लेकिन अभी उसको और कहां जाना होगा, राज्यसभा। तो यहां अप्रूवल दोनों से लिया, कोई एक से अप्रूवल लेने से काम, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए। बात क्लियर है? अगर तुमको थोड़ा सा और इस पे रिफ्लेक्ट करें, देखो हमको कोई पार्टी से रिलेशन नहीं है, ऐसा कैमरा पे बोलना पड़ता है, हम बस तुमको इंडिया का थोड़ा सा लॉ मेकिंग का रीसेंट टाइम्स का आइडिया देता है। तुमको पता है क्या, 2014 ऑनवर्ड्स बहुत बड़े बड़े लॉज पास हुए। डीमोनेटाइजेशन में तुमको लगा मोदी जी तो आके टीवी पे बोल दिया हमको डीमोनेटाइज करना है और वो काम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। डीमोनेटाइजेशन के लिए भी एक लॉ पास हुआ था पहले, फिर जाके वो अनाउंस किया गया। ऐसे तो फिर डिक्टेटर बन गए ना, कोई कुछ भी कर दे। जीएसटी 2017 में पास हुआ, बात तो बहुत टाइम से चल रहा था। एक और बहुत बड़ा लॉ पास हुआ, आर्टिकल 370, जो 2019 में पास हुआ, जब वो वापस गवर्नमेंट में आए, सेकेंड टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 370 पास किया गया। ऐसा कैसे हुआ, मतलब वाई सो कि आज से पहले लॉज पास ही नहीं हो रहे थे इतना बड़ा बड़ा, और अभी फटाफट फटाफट सब पास होने लगा। रेरा आया, अगर तुम सुना होगा, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए रेरा बोल के एक लॉ आया। अभी अगर तुमको सुनने में आ रहा है कि अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात कर रहे हैं, जो अपना इंडियन पीनल कोड, तुमको पता है ना 1860 का लॉ है, बोला यार इतना पुराना लॉ है, अब इसको पलटो, चेंज करो, नया लाओ, नया कुछ लॉ लाओ, है ना। तो वहां पे अभी आ रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल, वो बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम तुमको दिखाएगा। इट इज येट टू बी पास्ड, क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉ है। तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा लॉज 2014 के बाद क्यों आया, उसके पहले क्या प्रॉब्लम था? जीएसटी जो कब से बन के रेडी है, वाई 2017, वाई नॉट बिफोर? बिफोर 2017 कोई वन पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं था। अब कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, तो उसमें तुमको सबको कन्विंस करना पड़ता है, यार ये लॉ बढ़िया है, पास कर दे, और वो कन्विंस नहीं कर पाते थे। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी के पास थे 305 सीट एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। किसी से पूछना था क्या उनको, अदर पार्टीज में से, है तुम अप्रूवल दो ना, मत दे जा, खुद ही दे देंगे अप्रूवल, करेक्ट। 2019 में जब वो आए, 2019 में जब वो आए, कुछ 350 सीट्स था उनके पास बीजेपी गवर्नमेंट के। किसी से पूछना था क्या अप्रूवल के लिए? नहीं, जिसको देना दो, नहीं देना कोई बात नहीं, करेक्ट। इसलिए अगर हम तुमको थोड़ा सा बैक डेटेड हिस्ट्री बताए, 2019 में जब आर्टिकल 370 का बात किया जा रहा था, बहुत ही सीक्रेट वे में वो पास किया गया, क्योंकि अगर पब्लिकली अनाउंस करके पास करवाते, कोई पास ही नहीं होने देता, प्रोटेस्ट चालू हो जाता, हर जगह दंगा फसाद होने लग जाता। क्योंकि आर्टिकल 370 गिव कश्मीर अ स्पेशल स्टेटस। किस बात का स्पेशल स्टेटस? जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तुम स्पेशल स्टेटस देके तो उसको अलग करने का कोशिश कर दिए, तो किस बात का स्पेशल स्टेटस? वो भी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना चाहिए, करेक्ट। तो पहले उस पर प्रेसिडेंट्स रूल लगवाया गया। प्रेसिडेंट्स रूल यानी डायरेक्ट अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी की तरह वो रूल किया जा रहा है, उसका कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वरना स्टेट गवर्नमेंट अपोज करता है इस बात को राज्यसभा में, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वहां प्रेसिडेंट्स रूल था, अब आर्टिकल 370 लाना था। आर्टिकल 370 बहुत सेंसिटिव मैटर था। पहले वो मिलिट्री को कश्मीर भेज, पूरा कश्मीर मिलिट्री मूवमेंट से कंट्रोल हो गया कि कुछ भी दंगा फसाद जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, करेक्ट, एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो। और बैकग्राउंड में यहां पे आर्टिकल 370 का काम चल रहा था। अब आर्टिकल 370 पास कराने के लिए उनको पता था लोकसभा में अपना तो मेजॉरिटी है, पास हो ही जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉब्लम था राज्यसभा की। राज्यसभा में तो तुमको राज्य से लोग आते हैं, और अभी भी बीजेपी हर राज्य में तो है नहीं ना, हर राज्य में अपना स्टेट पार्टीज है, तो वहां पे लोग अपोज करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लोग अपोज करेंगे। जिसको भी कश्मीर गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा भी लेना देना रखना है वो अपोज करता, करेक्ट, और लोग किए भी, फिर किसी तरह से कन्विंस किए। तुमको पता है आर्टिकल 370 जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, अमित शाह ये बिल को इंट्रोड्यूस किए थे पार्लियामेंट में, वो सीधा पहले चले गए राज्यसभा। बोला राज्यसभा में अगर अपना अप्रूवल आ गया तो काम हो जाएगा, तो राज्यसभा में जाके बिल को इंट्रोड्यूस किया, वहां से अप्रूवल आया, वहीं पे जो दिक्कत होना था वहां दिक्कत हुआ। अब लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे ये बात कि पहले राज्यसभा पहुंच जाएंगे, आइडियली लोग लोकसभा पहले जाते हैं फिर राज्यसभा जाते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पहले लोकसभा पे अप्रूवल चाहिए फिर राज्यसभा पे अप्रूवल चाहिए। तुम डायरेक्टली राज्यसभा से अप्रूवल पहले ले सकते हो, फिर लोकसभा तो एक फॉर्मेलिटी अप्रूवल था बस, मालूम ये अपना ही है, जो नहीं अप्रूवल देता उसको निकाल दिया जाता। फिर सेंस बना, परफेक्ट। ये दोनों होने के बाद अब बिल एक्ट की तरफ जा चुका। लास्ट एक स्टेप उस पर क्या चाहिए होता है, प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स असेंट। प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है, वो एक फॉर्मेलिटी स्टेप है, तब ये बिल एक्ट बन जाता है और वो लागू कर दिया जाता है। बोलो यहां तक कंफर्ट है, लाइफ इज इजी, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन? अगर तुमको यहां पे हम दिखाए, ये देखो, हाँ राज्यसभा माने क्या है, इट इज कंप्लीटली बिलोंगिंग टू द स्टेट। जैसे वेस्ट बंगाल का आपने कितना देखे थे, 16 सीट था, तो अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि वो 16 लोग को वो कौन 16 लोग होंगे जो राज्यसभा में पहुंचेंगे। हाँ नहीं, वो रूलिंग पार्टी का होगा। हाँ राज्यसभा के जो रूलिंग पार्टी है वो वहां के 16 लोग पहुंचेंगे। अब वो रूलिंग पार्टी है, जैसे सपोज करो स्टेट में अपना यहां पे वेस्ट बंगाल में दीदी है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के 16 लोग पहुंचेंगे राज्यसभा में। नाउ इट इज ऑन दीदी की कौन 16 लोग को भेजना है। अगर वो स्टेट के और बाकी पार्टीज को खुश करना चाहती हैं तो उनको भी 2-3 लोग वहां से भेज देंगी, बट नॉर्मली स्टेट में एक ही पार्टी का मेजोरिटी होता है, तो इसीलिए पूरे 16 लोग चाहे तो टीएमसी के भी हो सकते हैं राज्यसभा। समझ में आए? परफेक्ट। राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द स्टेट्स, लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दोनों में अप्रूवल चाहिए, बिल बन जाएगा एक्ट। देखो इधर अब ये बहुत बड़ा जो तुमको न्यूज में सुनने में भी आया होगा, लास्ट क्लास अपने डिस्कस किए थे ना, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इंट्रोड्यूस हुआ क्या? उसका बिल अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, जब इंट्रोड्यूस आएगा, तो जब वो बिल इंट्रोड्यूस होगा तुमको यहां पे दिख जाएगा। अभी के लिए ये वाला देखो एक बार। अभी एक और बहुत बड़ा अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड मुस्लिम इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए एक बोर्ड बनाया गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इंडिया में ना लैंड बैंक का अगर तुम बात करो, लैंड बैंक वो सबसे बड़ा इंडियन रेलवेज के पास है, जितने रेल ट्रैक्स है सारा लैंड बिलोंग्स टू इंडियन रेलवेज, आजू बाजू वाले भी। सेकेंड बिगेस्ट लैंड है इंडियन आर्मी के पास, आर्मी स्कूल्स, आर्मी हॉस्पिटल्स, आर्मी कैंप्स के लिए। थर्ड बिगेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया इज वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं, सपोज तुम्हारे घर में आ सकते हैं, और अगर तुम घर का ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाए तो वो घर उनका,
क्या बात कर रहे हैं आप, नशे में क्या? नहीं, सही बोल रहा है। मतलब जो ओनर है उसको ओनरशिप प्रूफ करना होगा ओनर रहने के लिए, नहीं तो वो घर वक्फ बोर्ड उस पे वो ले सकता है अपने कंट्रोल। तुम कुछ प्रॉपर्टीज के बाहर, अगर पता नहीं तुम नोटिस किया होगा, कुछ कुछ बिल्डिंग्स के बाहर लिखा होता है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड। तो ये चीज, अब ये अमेंडमेंट बिल आया कि ये वाला ये चीज नहीं होने देंगे। हाँ, राइट रहेगा वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन ऐसा राइट नहीं रहेगा जिससे लोगों का नुकसान हो। तो ये राइट्स को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल आया। अब देखो, बिल माइनॉरिटी अफेयर्स, हम तुमको बोला ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में जाता है। ये बिल इंट्रोड्यूस तो हो गया। देखो तीन चीज है, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा राज्यसभा, बिल इंट्रोड्यूस होता है, हम तुमको बताया, फिर पास किया जाएगा लोकसभा में, पास किया जाएगा राज्यसभा में। तो वक्फ बोर्ड नंबर 5, ये देखो बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ? 8 तारीख खाली इंट्रोड्यूस हुआ है, अब वो पास नहीं हुआ अभी तक। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पेंडिंग है, वो पास होगा जब होगा। अब अगस्त सेशन खत्म हो गया, मॉनसून सेशन रहता है अगस्त सेशन, वो पार्लियामेंट का खत्म हो गया, तो अब ये कब पास होगा? नेक्स्ट जब विंटर सेशन आएगा नवंबर दिसंबर में, तब पास होगा। पार्लियामेंट डेली नहीं बैठते, तुमको पता है ना, पार्लियामेंट का साल में 4 सेशन होता है, नॉर्मली 3, समर, मॉनसून, विंटर, और कुछ अगर स्पेशल सेशन हुआ कभी तो स्पेशल सेशंस होंगे, वो तभी फिर प्रीवियस मैटर्स को टेकअप करते हैं। डन, पक्का? और अगर तुमको दिखाए, ये देखो जो हम बता रहे थे तुमको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये है इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंसेस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तीनों का मिला के 2 एक्ट्स बनाया गया। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 12 दिसंबर, पास हो गया 28 दिसंबर और 21 दिसंबर पास कर दिया गया। अभी तक वो लागू नहीं हुआ, वो लागू होगा, ओवर टाइम लागू होगा। सेंस बना? तुमको ये वाला दिखाते हैं, रुक, जो अभी अपने बात कर रहे थे, आर्टिकल 270 2019 में था ना, तुम सुना होगा, CAA बोल के कुछ आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, होम अफेयर्स 9 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ, 9 दिसंबर को लोकसभा में पास हो गया। फॉर्मेलिटी स्टेप, मेजॉरिटी था ही, कोई डिस्कशन था ही नहीं, पास हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ ठीक है, ओके डन, पास। और राज्यसभा में पास होने में देखो टाइम लगा, 2 दिन बाद पास हुआ, 21 दिसंबर 2020। नहीं, साथ साथ नहीं चलता, कभी लोकसभा बैठता है, कभी राज्यसभा बैठता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो लोकसभा में भी हो राज्यसभा में भी हो, कुछ बहुत कम, बहुत कम। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो तो दोनों में जाएंगे ना, अमित शाह, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो दोनों में जाएंगे ना, तो इसीलिए साथ साथ साइमल्टेनियस सेशंस नहीं होता, वो स्लॉट बना दिया जाता। सही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये रहा सबसे बड़ा चीज। के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, तुम देखो ना, सारा बिल वर्ड क्यों लिखा है, एक्ट क्यों नहीं लिखा? जब तक पास नहीं होगा एक्ट कैसे लिखेंगे, करेक्ट है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड, होम अफेयर्स के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑन 5 अगस्त 2019। हम तुमको क्या बोला था, ये लोग पहले लोकसभा नहीं गए, सबसे पहले कहां गए? राज्यसभा। इसीलिए तुम देखो लोकसभा का 6 अगस्त डेट है और राज्यसभा का 5 अगस्त डेट है, इनको टाइम ही नहीं देना था ये सोचने के लिए,
अगर सोचने के लिए टाइम दे दिया जाता, दंगा फसाद हो जाता, प्रोटेस्ट चालू हो जाते, है ना, तो फिर ये वाला बिल पास नहीं हो। तो एकदम इम्प्रॉम्प्टू कराना था, लोगों को बिना सोचने का टाइम दिए। तो पहले सीधा इंट्रोड्यूस हुआ। इंट्रोड्यूस कब होगा? जब तुम आइदर ऑफ द हाउसेज में पहली बार पेश कर दो, दोनों में से कोई भी एक हाउस में तुम प्रेजेंट कर दिए, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, सेम डे पास हो गया तो बहुत बढ़िया, सेम डे पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे अभी पेंडिंग बिल्स ऊपर में देखे थे, जैसे ये ऊपर वाला ही देख लो, 22 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ, 27 को एक जगह पास हुआ, 2 दिसंबर को अलग जगह पास हुआ। क्लैरिटी है पूरा 100%। तो ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ मेंबर्स का 245 लोगों में से बीजेपी को 123 का जरूरत था। तब 123 का जरूरत था जो बीजेपी के बात को माने। अब वो 123 लोग कैसे आए? जब बीजेपी वाले स्टेट्स में से मैक्सिमम लोग पहुंचेंगे। तो बीजेपी का मैक्सिमम स्टेट्स तो है नहीं ना, बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी चलते हैं स्टेट्स में। तब तुम उनको फिर कन्विंस करो कि यार मतलब हम हित का बात करना, ऐसा कुछ नहीं, आप समर्थन भी बोलते हैं वो लोग, सेंस बना। फिर वहां कन्विंस करना पड़ता है थोड़ा, वो कुछ मांगेंगे तुमको, उनको आंसर देना पड़ता है, उस तरीके से कन्विंस होता है। सेकेंड, ठीक है, एकदम क्लैरिटी आया यहां तक का। अब तुम ये वाला लिस्ट अगर फॉलो करेंगे ना, तुमको सारा दिखेगा। यहाँ पे देखो, कोड ऑन वेजेस 2019, हमारा सिलेबस में नया अमेंडेड लॉ जो है, पहले ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पहले था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अगर तुम सुना होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये सब 3 एक्ट को मिला के यहाँ पे कोड ऑन वेजेस 2019 बना दिया गया। ये तुम्हारे सिलेबस में अपने पढ़ेंगे। लॉ 3 लॉ था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, और एक और प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वर्कर्स, ऐसा कुछ एक्ट था। वो तीनों एक्ट को मिला के थोड़ा सा अमेंड करके टुडेज आज के हिसाब से ये कोड ऑन वेजेस बना। अब वो सब एक्ट पुराने जमाने वाला एक्ट था, उस समय फीमेल एम्प्लॉयज नहीं होती थी, अब लोग फीमेल्स भी काम करती हैं, तो फीमेल लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत अमेंड किया और कोड ऑन वेजेस बिल बना, कोड ऑन वेजेस एक्ट, तो तुम्हारे अपने सिलेबस में यहाँ पे। सही है ना? परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत? बाकी ऐसा तुम जो जो इधर देखना चाहो सब यहां तुमको मिल जाए। तुमको याद है एक बार फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ज्यादा पंजाब में, कि कुछ 3 लॉज पास हुए थे जो उनको मंजूर नहीं था, और फिर वो एकदम प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्रेन आए जा रहे हैं तो स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, सुना था कभी न्यूज में था? तो वहां पे 3 फार्म लॉज पास हुआ था जो उनको मंजूर नहीं था। अब वो लॉ यहां खोजना मुश्किल है थोड़ा सा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली ये लोग पुराना बिल का डिटेल नहीं देते। यही था क्या? ये रहा, यही था। देखो, ये देखो, ये जो 2 बिल्स तुमको यहां दिख रहा है ना, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस। बेसिकली यहां फार्मर्स को मिनिमम प्राइसेस का गारंटी दिया गया। अब फार्मर्स थोड़े इलिटरेट है, उनको थोड़े ना एजुकेशन उनका किया हुआ है, तो उनको वहां पे जो भी, अब जिनको इससे खतरा था, जो बीच के ब्रोकर्स और मिडिलमैन, वो फार्मर्स को जाके व्हाइट वॉश, ब्रेन वॉश कर दिए, यार आपके लिए प्रॉब्लम वाला बिल है, आपका रोजी रोटी छिन जाएगा, लैंड ले लेंगे, उल्टा पुल्टा ब्रेन वॉश किया। तो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करने लग गए कि उनके ऊपर में कैसे बात आ सकता है। करेक्ट? प्रोटेस्ट हुआ, बहुत समझाने का कोशिश किया गया गवर्नमेंट द्वारा, नहीं माना गया। क्या करते फिर? प्रोटेस्ट को तो रोकना था,
तो ये फार्मर लॉज को एक, अब ये एक्ट बन चुका, इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, एक्ट बन गया। अब एक्ट बन गया तो तुम इसको रोक नहीं सकते, ये तो मैंडेटरी हो गया ना, एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो लॉज, है ना, एक्ट बन चुका तो फॉलो तो करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेस्ट वगैरह के कारण इसको वापस लिया गया, और वापस भी कैसे लिया गया ये देखो, फार्म लॉज रिपील, रिपील मतलब समझते हैं, वापस ले लेना, फार्म लॉज रिपील बिल 2020। लास्ट में जब नहीं माने फार्मर्स, प्रोटेस्ट करते रहे तो फिर बोला चलो ठीक है वो वापस से रिपील करते हैं। इसलिए तुम देखो यहाँ पे टाइम नहीं लगा, 29 को इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसमें कुछ नया था नहीं ना, खाली इतना ही बोला कि जो 2 लॉज हमने पास किया था उसको हम रिपील करते हैं, इट विल हैव नो इफेक्ट, एज इफ वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। नहीं देखो, वो तब होता जब अगर फार्मर्स ये चीज से प्रॉब्लम होता इनको, तो वो कोर्ट में जाते हैं कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, बट वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं था ना, फार्मर्स के हित के लिए था, बट प्रॉब्लम है फार्मर्स वो चीज समझे नहीं, इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, बट फार्मर्स समझे नहीं। अब देखो तुमको किसी चीज का आइडिया नहीं है, ठीक है, तुमको आइडिया है क्या टेक्नोलॉजी के बारे में, अपने को कम आइडिया है, करेक्ट, कॉमर्स के बारे में पूरा आइडिया है। अब टेक्नोलॉजी में कोई भी तुमको ब्रेन वॉश कर देगा, तुमको जो जैसा पार्ट पढ़ाएगा अपने तो मान ही लेंगे ना, आया ना, सेम विथ फार्मर्स। चलो अपने तो फिर भी डेली इतना बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को, फार्मर्स का डेली काम ही खेती है, बस वो खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, दैट इज उनका पूरा काम। गाँव में ऐसे ही होता है ना वहां पे, करेक्ट। तो फार्मर्स ने फिर क्या किया, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके, अब प्रोटेस्ट किया वो भी अपनी जगह सही थे, फार्मर्स का इनमें कोई गलती नहीं था, फार्मर्स वर एब्सोल्युटली फाइन। भाई अगर तुम्हारे घर पे बात आएगा तो तुम प्रोटेस्ट करोगे नहीं क्या, करोगे, बल्कि करना चाहिए। तो फार्मर्स वर एब्सोल्युटली राइट इन प्रोटेस्टिंग, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट लॉ लगाना चाहता था, लॉ लगा नहीं पा रहा था, ठीक है, तो फिर क्या करता, फार्मर्स का बात मानना था, मानना जरूरी है इनफैक्ट, क्योंकि वोट बैंक तो है ही ना, वो लोग अगली बार वोट नहीं देंगे, करेक्ट। तो फिर रिपील कर दिया, कहां गया ये फार्म लॉज रिपील बिल, और इसमें कुछ था नहीं, 29 को इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ दोनों जगह से, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं ना, लोग ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं, पास करके खत्म किया इसको। परफेक्ट आइडिया लगा पूरा लॉ मेकिंग का, किस तरह से लॉ बनता है, आता है। सुप्रीम कोर्ट कब रिस्पॉन्सिबल होता, सुप्रीम कोर्ट में बात तब पहुंचता जब फार्मर्स केस करते, ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आता, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ गड़बड़ हो, अब वरना सुप्रीम कोर्ट बीच में, करेक्ट, सही है, परफेक्ट ना। और ये सेम चीज, पूरा प्रोसेस तुमको क्लियर हो गया। सेम चीज अगर स्टेट पे बात करें तो अप्रूवल कैसे होता है, इधर देखो, बोलो स्टेट में क्या होगा, विधान सभा और विधान परिषद, बहुत बढ़िया, पढ़ा है क्या कभी इंडियन हिस्ट्री, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ, ऐसे नहीं, सॉरी हाउस मत लिखना, विधानसभा को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है, कुछ नहीं है। विधानसभा इज सिमिलर टू लोकसभा, जो जब स्टेट इलेक्शन होता है हम लोग चूज करते हैं, और विधान परिषद इज सिमिलर टू राज्यसभा, लेकिन विधान परिषद का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, कि विधान परिषद में भी रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, मतलब तो वहां पे, अब जैसे राज्यसभा सेंसिबल है, क्यों, क्योंकि वहां से स्टेट से लोग उठ के आ रहे हैं, करेक्ट, तो ठीक है, मतलब वहां मल्टीपल जगह से लोग आ रहे हैं। विधान परिषद में क्या है, वही रूलिंग पार्टी के वही लोग बैठे हैं, तो वहां भी कहीं प्रॉब्लम आएगा क्या, नहीं, वहां कहीं ऑब्जेक्शन नहीं होगा,
तो इसीलिए स्टेट में मेन सोर्स या मेन पावर विधानसभा के पास ही होता है कि वो लोगों द्वारा चुना गया है। सेंस बना? परफेक्ट। और इसके बाद तुमको यहां पे क्या चाहिए फिर? अगर सेंटर पे प्रेसिडेंट तो स्टेट में गवर्नर, ये आ जाता है गवर्नर्स असेंट। बोलो यहां तक एकदम फेयर, लाइफ इज इजी, परफेक्ट ना? तो ये अपना हुआ लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी। अब ये सब होने के बाद क्या अपने बोल सकते हैं जो अपना बिल है ये एक्ट बना, तो इसको क्या क्या स्टेप से गो थ्रू करना पड़ा? सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट असेंट, ये सब मिलने के बाद एक एक्ट बनता है, करेक्ट? फिर वो एक्ट को क्या करेंगे हम? एप्लीकेबल बनाएंगे। एप्लीकेबल बनाएंगे, किस दिन से एप्लीकेबल बनाया जाएगा? उसका 2 डेट होता है। एक डेट होता है व्हेन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट। व्हेन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल गेजेट कुछ नहीं, जैसे तुम कॉलेज का नोटिस बोर्ड देखता है, तुम्हारा रिजल्ट कब पब्लिश हुआ? जब वहां पे चिपकाया गया, करेक्ट? तभी मानेंगे ना रिजल्ट आउट हो गया, राइट? तो वैसे ही कोई भी लॉ एप्लीकेबल कब होगा? पार्लियामेंट में पास हो गया इससे एप्लीकेबल हो गया क्या? नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा ना कि ऐसा कुछ लॉ पास हुआ है, करेक्ट? तो व्हेन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल गेजेट का वेबसाइट है, उस पे वो लॉ आएगा, उसका बेयर एक्ट आएगा कि क्या लॉ पास किया गया, ताकि लोग पढ़ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं, तब से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर वो कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन इट इज मेड एप्लीकेबल, जब भी वो एक्ट में लिखा होगा कि इस दिन से एप्लीकेबल है। ये दोनों में से जो भी लेटर डेट है ना, तब, ये दोनों में से व्हाटएवर इज द लेटर डेट, तब। सपोज करो नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट आया 30 अगस्त, ठीक है, और एप्लीकेबल था ये 31 दिसंबर से, कब एप्लीकेबल माना जाएगा? कब से एप्लीकेबल करेंगे? 30 अगस्त को बता दिए लोगों को कि ऐसा लॉ है, लेकिन लॉ में क्या लिखा, एक्ट में क्या लिखा? ये 31 दिसंबर से लागू होगा। तो कब से लागू होगा? 31 दिसंबर, चलेगा? अगर नोटिफाई किया हमने 30 अगस्त, ठीक है, लेट्स से 30 अगस्त 24, लेकिन एक्ट में जब लॉ पढ़ा तो उसको लिखा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 24, रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल कर दिया, यानी ये पूरे साल के बिगिनिंग से तुम अप्लाई करना है इस एक्ट को। तो क्या 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा? 1 अप्रैल को लॉ एग्जिस्ट करता था क्या? तो तुम क्या अप्लाई करते फिर? तो अप्लाई तो 30 अगस्त को ही होगा। हाँ, जब अप्लाई करेंगे तो 1 अप्रैल से बैकडेटेड हम एप्लीकेशन करेंगे, बट टाइम मशीन से पीछे तो नहीं जा सकते ना। क्या करेंगे? जो चेंजेस होगा वो चेंजेस कर देंगे बस, करेक्ट है? परफेक्ट। तो ये एप्लीकेबल कब से होगा? 30 अगस्त। सही है यहां तक? परफेक्ट, लाइफ इज इजी। तो ये हुआ अपना एक्ट, लॉ मेकिंग का पूरा बॉडी। परफेक्ट, डन, लाइफ इज इजी। सेकंड मेन चीज यही होता है समझने के, यहां इस पे पूरा कंफर्ट है ना, फुल कंफर्ट। अभी आ जाओ अपना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप पे कौन आता है? एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो यहां पे क्या होता है, जैसे कोई भी बिल है वो सबसे पहले कहां जाएगा?
इंट्रोड्यूस हुआ, सेम चीज, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट असेंट, ये किसका काम हुआ? ये काम हो गया लेजिस्लेटिव का, आया ना? पहला तो वही स्टेप होगा ना। फिर ये क्या बना? एक्ट बना। ये एक्ट तुमको पता है क्या किसको दे दिया जाता है? ये एक्ट हम सौंप देते हैं सीजी को या एसजी को कि अब आप ये एक्ट को लागू करा दीजिए। चलेगा? जैसे इनकम टैक्स एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ, बोला कि डेप्रीसिएशन अपने को प्लांट एंड मशीनरी पे 15% से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, यही होता है। तब क्या सेंट्रल ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट से लोग उतर के आएंगे और बोलेंगे कि 15% डेप्रीसिएशन दो इस पे? ऑब्वियसली नहीं, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसको बोल दिया जाएगा कि अब आप इसको इंप्लीमेंट करिए, इसको लागू कराइए, देखिए इंश्योर करिए कि हर एक जन जो भी इनकम टैक्स पे कर रहा है, अगर वो डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहा है तो 15% पे करे, 20% पे ना करे। करेक्ट? तब क्या इसमें मोदी जी सबको कॉल करके बोलेंगे या 15% डेप्रीसिएशन देना, उससे ज्यादा नहीं? क्या करेंगे? मोदी जी के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो उनमें से किसी को वो हर एक को एक काम सौंप देंगे। जैसे ये काम सौंपा गया निर्मला सीतारमन को, फाइनेंस मिनिस्टर, उनके अंडर में इनकम टैक्स और जीएसटी आता है। तो इनकम टैक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिस्से में आया, तो मोदी जी ने बोला निर्मला सीतारमन को कि ऐसा एक्ट पास हुआ है, ये सब इंप्लीमेंट कराओ। अब सीतारमन ज्यादा क्या हर एक काम करेंगी क्या? उनके अंडर में फिर आया सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स को इंप्लीमेंट करता है, और आया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो जीएसटी और कस्टम्स को इंप्लीमेंट करता है। फिर सीबीडीटी के अंदर और भी लोग आते हैं, जो हमने इनकम टैक्स में शायद तुम देखा होगा, असेसिंग ऑफिसर होता है, जॉइंट कमिश्नर होगा, ये सब इनकम टैक्स का पूरा हायरार्की हो। अगर कंपनी लॉ का अपना बात करें तो वो भी एमसीए, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं हुआ, वो एमसीए हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इत्तेफाक से वो भी निर्मला सीतारमन ही है। तो मोदी, अगर कंपनी लॉ अमेंड होता है, मोदी जी निर्मला सीतारमन जी को बोलेंगे कि कंपनी लॉ अमेंड हुआ है, इसको इंप्लीमेंट करा दो, ठीक है। अब निर्मला सीतारमन खुद तो नहीं जाएंगी ना, वो किनको बोलेंगी? कंपनी लॉ में होता है आरडीज, रीजनल डायरेक्टर्स, फिर आते हैं आरओसीज, सुना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनको बोला जाएगा कि आप इंप्लीमेंट कराइए। वो एमसीए का पूरा डिपार्टमेंट हो गया। सेंस बना क्या? तो ये इंप्लीमेंट करवाते हैं। करेक्ट? सीजी या एसजी। अब सीजी में मोदी जी खुद नहीं आने वाले हैं, क्या होगा उनका? मिनिस्ट्रीज होगा। क्या मिस्त्री लिख रहे हैं? क्या होगा उनका? मिनिस्ट्रीज होगा। कुल मिला के कितने मिनिस्ट्रीज है इंडिया में तुमको पता है क्या? 35 मिनिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए जो दो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वो एमओएफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है यहां तक? ये देखो हर स्टेट का इसी तरह से मिनिस्ट्रीज होता है। अपने इंडिया का देखते हैं। देखो ये रहा अपना इंडिया का मिनिस्ट्रीज। पहले आए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब उसमें तुम देखो ये प्राइम मिनिस्टर तो है ही, साथ में 2-3 और इनको मिनिस्ट्रीज दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, यानी अगर किसी पे न्यूक्लियर अटैक करना है तुमको, तो ऐसा थोड़ी कोई आर्मी हेड बोला हाँ ठीक है बॉम्ब फेंक दो, बॉम्ब फेंक देंगे। तुमको प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर रिलेटेड सारा बात होता है, क्योंकि वो एक कंट्री को या खत्म कर सकता है या बना सकता है। परफेक्ट। बाकी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखो, ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और बाकी नीचे में
अदर मिनिस्टर्स आ जाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन हो गए? जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तुम देखो, जैसे तुम सुना होगा, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कोऑपरेशन भी है उनका। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज सौंप दिया जाता है एक आध जन को। नितिन जयराम गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट किनको दिया जाएगा? मोटर व्हीकल्स एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए तुम किसको दोगे? अगर फाइन बढ़ाना है तो कौन करेगा? नितिन गडकरी के अंडर में आएगा ना वो, हाँ या ना? परफेक्ट। तो यानी यहां पे सेंट्रल पार्लियामेंट क्या करेगा? मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया। अब जब मोटर व्हीकल एक्ट बनाएगा वो ये बोलेगा कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कोई गाड़ी चलाया, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब जाता कि पनिशमेंट थोड़ी ना वो लेंगे, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि आपका काम होगा चेक करना लोग ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं, और नहीं तो उनसे पनिशमेंट लो। कितना पनिशमेंट लो ये भी तुमको एक्ट बनाएगा, एक्ट बताएगा। तानाशाही नहीं चलेगा। ये नहीं कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 2 लाख रुपया फाइन दे, ऐसा नहीं है। वहां पे रेंज एक्ट में लिखेंगे। तुम पढ़ा होगा कोई एक्ट, फ्रॉम 15,000 to 25,000, नॉट लेस देन 15,000 रुपीज, एट द सेम टाइम नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। रेंज दे दिया ना, 15,000 से 25,000। अब इसके बीच में नितिन गडकरी अपने मोटर व्हीकल्स के पूरे टीम को बोलेंगे कि तुम फाइन इसके बीच में ले लो, फिर उसके बीच में जो फाइन का हिसाब होगा वो ले लेंगे। बात डन हुआ यहां तक? परफेक्ट। उसके बाद निर्मला सीतारमन, ये तुम देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपना एमसीए। फिर शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो फार्म लॉज में इन्वॉल्व थे। एस जयशंकर, तुम देखा होगा, सुब्रमण्यम जयशंकर एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री। इस तरह से सारा का सारा अपना मिनिस्ट्री आ जाता है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, इस तरह से सबको अपना अपना टॉप दिया जाता है। परफेक्ट है। तो सब जन के अंडर में अपना अपना हेड जाता है। क्लियर है? तो दे आर लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। लॉ बना नहीं सकते। नितिन गडकरी मोटर व्हीकल्स एक्ट बना नहीं सकते हैं, वो बिल बना सकते हैं, क्योंकि उनको रोड ट्रांसपोर्ट का आइडिया है। वो बिल बना के पहले पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट से पास करवाएंगे, एक्ट बनेगा वो, फिर वो एक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ? परफेक्ट। इसीलिए तुम देखो आर्टिकल 370 होम अफेयर्स के अंदर आता था। होम अफेयर्स का हिस्सा है ना जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। होम अफेयर्स घर के अंदर का बात है, इंडिया के अंदर का। तो होम अफेयर्स किसके अंडर में आता? अमित शाह। तुम देखना आर्टिकल 370 में अमित शाह के हाथ में वो फाइल रहता है, वो बिल बनाते हैं, वो जाते हैं पार्लियामेंट में और इंट्रोड्यूस करते हैं। डन? परफेक्ट। थोड़ा आइडिया लगा तुमको जो चीज पहले नहीं पता था? तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप, एग्जीक्यूटिव या इंप्लीमेंटेशन वाला। ठीक है, और ये लोग इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट तो इनको बन के मिल गया। अब ये एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए तुमको पता है क्या बनाते हैं? एक्ट तो इनको मिला ना, अब एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोग 3 चीज बनाते हैं। सबसे पहला रूल्स। क्या बनाते हैं? रूल्स। कोई भी एक्ट में पढ़ा है रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। ये रूल्स इंप्लीमेंटेशन के हैं, ये पार्लियामेंट नहीं बनाता। पार्लियामेंट क्या बोलेगा? मोटर व्हीकल्स एक्ट में बोलेगा इफ एनीबडी is driving a car without a driving license, it is a punishable offense. Punishment will be collected in the manner as prescribed. अब वो क्या मैनर होगा वो रूल्स में लिखा होगा। रूल्स में ये लिख के, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, रूल्स में लिख के बोल देगा कि ऐसा है कि तुम लॉग इन कर लेना, वहां जाके फाइन तुमको दिखा दिया जाएगा, वो फाइन जमा कर देना। परफेक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। वहां पे कंपनी बनाने का प्रोसेस नहीं लिखा है, तुमको आरओसी के पास जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो एक्ट में लिखाएगा क्या? क्योंकि एक्ट ऐसा है जो माइनर चेंजेस नहीं होने चाहिए।
जैसे सपोज करो जीएसटी, ये एग्जांपल क्लासिक तुम समझ जाएगा। जीएसटी का अगर अपने बात करते हैं तो जीएसटी में तो ये लिखा ना कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। क्या रेट से जीएसटी लगेगा ये एक्ट में लिखा है क्या? नहीं, क्यों नहीं? एक्ट में क्यों नहीं लिखा, रूल्स में क्यों लिखे उसको? क्योंकि एक्ट में अगर तुम लिखते किस रेट पे जीएसटी लगेगा, तुम सोचो कल को तुमको गोल्ड का जीएसटी 1% से 3% करना है, या तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स पे जीएसटी 18% से 12% करना है, तो तुम डेली डेली पार्लियामेंट बिठाओगे क्या? जाके अमेंड करवाओगे उनसे, अरे अमेंड कर दीजिए ना, 18 से 12 करना है। अमेंड ही नहीं होगा इस चक्कर में, करेक्ट। तो लॉ में, एक्ट में वो सब लिखा जाता है जिसको जल्दी से अमेंडमेंट का दरकार नहीं पड़े, मेन बात लिखा जाता है। फिर ये छोटा छोटा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, ईज ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से बना देती है। रूल्स, नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर्स एंड क्लैरिफिकेशन, ये सब जो आता है ना वो इन मिनिस्ट्रीज से आता है। जैसे जो इनकम टैक्स में अगर तुम कोई नोटिफिकेशन, रूल या सर्कुलर पढ़ता है, वो कौन लाया है? पार्लियामेंट, पीडीटी। क्योंकि इनकम टैक्स को इंप्लीमेंट करने का दायरा निर्मला सीतारामन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सीबीडीटी आता है। तो सीबीडीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। सही है। जीएसटी के लिए कौन बनाएगा सर्कुलर और रूल्स? सीबीआईसी। कंपनीज एक्ट के लिए कौन बनाएगा रूल्स और सर्कुलर्स? सीए। बोले तो आरडी, रीजनल डायरेक्टर्स। पढ़ेंगे जब कंपनीज एक्ट में आएंगे। परफेक्ट है क्या? सही है ना यहां तक? फिर आ जाओ अपना थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? जुडिशियरी, यानी कोर्ट्स। ये इंडिया का थर्ड स्टेप हुआ। अब कहीं पे तुमको लॉ में दिक्कत है, तुम्हारे हिसाब से ये अन्याय हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम जो पढ़े इनकम टैक्स में, तुमको लगा डेप्रीसिएशन ठीक है। क्लासिक केस हम तुमको बताता है। एक तो प्लांट नॉर्मल मोबाइल फोन्स पे डेप्रीसिएशन कितना नहीं पता, और यार मेरे को भी याद नहीं है, मत तो बोलो। 15% होगा, हमको नहीं पता, हम बस एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल केस, नॉर्मल लेट से मोबाइल फोन्स पे डेप्रीसिएशन कितना? 15%। लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर पे डेप्रीसिएशन कितना? 60%, ठीक है। तुम स्मार्टफोन्स को कहां डालोगे? 15% डेप्रीसिएशन लगाएगा कि 60% डेप्रीसिएशन लगाएगा? बात तो दोनों ही सही लग रहा है। मोबाइल फोन है तो 15% होना चाहिए, लेकिन काम तो पूरा लैपटॉप वाला कर देता है। बीच का कुछ परसेंटेज नहीं होता इसमें, ऐसा नहीं है एवरेज लगा लो। 15 + 60 / 2। हम लोग चाहेंगे 60% लगाने का, एसएससी क्या चाहेगा? 60% लगाए, करेक्ट। डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? 15% लगाओ। लेकिन लॉ अनक्लियर है, वो स्मार्टफोन्स को अलग से बोला ही नहीं है कुछ। वो बोला मोबाइल फोन 15%, वो बोला लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स 60%। मेरा मोबाइल फोन कंप्यूटर के बराबर है, तुमको क्या? अब बोलो क्या करें? ये आईपैड को ही ले लो, कितना डेप्रीसिएशन लगाएगा इस पे? 50 ही मन मान 15, हाँ तो ये डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे 15%, एसएससी क्या बोलेगा? 60%। ऐसे ही थोड़ी सी सीए में कर रहे हैं अपने, है ना। तो अपने तो टैक्स बचाएंगे ना इसी तरीके से। हम लोग बोले 60%, डिपार्टमेंट वाले बोले 15%, अभी झगड़ा हो गया। तो यहां झगड़ा मारा पीटी नहीं होता है। ये जो झगड़ा हुआ ये कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा, फिर हम लोग अपना अपना
साइड्स पेश करेंगे। हम लोग बोलेंगे ये 60% है, देख लीजिए फोन में सारा काम होता है, आप लैपटॉप लीजिए, फोन लीजिए, जो काम करना है फोन नहीं कर पाए तो 15% लगा दीजिएगा, सारा काम कर ही लेगा फोन। तो एक्सेल भी हो जाता है फोन में आजकल, करेक्ट। तो बात तो ये भी सही है। डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे नहीं मोबाइल फोन का रेट 15% है तो ये तो एसेंशियली मोबाइल फोन ही है, अब तुम इसमें फीचर्स कुछ भी डाल दो, इससे क्या है, इसका बेसिक नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा, करेक्ट। तो ये झगड़ा हुआ। अब जो भी डिसीजन होगा इस पे एक डिसीजन लाएंगे, कोर्ट्स बोलेंगे। कोर्ट्स बोलेंगे कि इन दोनों साइड्स को समझते हुए हमने डिसाइड किया कि इस पे 60% डिप्रिसिएशन लगना चाहिए, करेक्ट। 60%, अपने खुश और डिपार्टमेंट वाला दुखी, बोला यार इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हर जन 60% डिप्रिसिएशन लगाएगा, फिर तब वो अपील करेगा, हार गया ना, अपील करेगा, किसको अपील करेगा, हाई कोर्ट को। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हुआ, फिर वो अपील करेगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट को जाके बोलेगा कि लोअर कोर्ट ने 60% डिप्रिसिएशन दे दिया, एक बार रिव्यू करो, मेरे हिसाब से 15% ही होना चाहिए। फिर हाई कोर्ट रिव्यू करेगा दोनों को, हाई कोर्ट बोला चल हट 60% ठीक है, फिर अब वो फिर हार गया, बहुत नुकसान हो सकता है इसमें, फिर वो कहां जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट सुना, सुप्रीम कोर्ट बोला मेरा टाइम मत वेस्ट कर, 60% ठीक ही बोले हाई कोर्ट, तब वो कहां जाएगा, कुछ नहीं रोते हुए घर जाएगा और बोलेगा 60% डिप्रिसिएशन। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट पे चला गया ना, अब अगर उसको 60% नहीं लगाना है, डिपार्टमेंट को अगर 60 नहीं 15% ही लगाना है, वो कल को कैसे चेंज करें इस चीज को, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करेंगे, और अमेंड करने के बाद मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स 15% डिप्रिसिएशन। तभी स्मार्टफोन्स को क्लियरली लिख दिया ना 15%, तो कोई लैक्यूना नहीं है लॉ में, कोई लैक्यूना नहीं है, मतलब क्लियर कट 15%, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं, परफेक्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम यह है कि अगर लॉ में कहीं दिक्कत है या लैक्यूना है तो लॉ को पढ़ के इंटरप्रेट करके तुमको बता दें कि ये लॉ क्या बोलना चाह रहा है। लाइफ इज इजी है ना। तो सबसे पहले अपना इंडिया में सुप्रीम कोर्ट आता है, वो एक ही है, वन ओनली। उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, दैट इज 24। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट नहीं होता, छोटे मोटे 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं उनमें थोड़ी ना हर स्टेट में एक हाई कोर्ट चाहिए, वो ऐसे मक्खी मरते हुए रह जाएंगे, क्या केस होगा उधर पे। तो डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन उसके हिसाब से हाई कोर्ट रहता है। यूपी में 2 हाई कोर्ट है, एक में काम ही नहीं चलेगा, करेक्ट। और उसके नीचे फिर क्या आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट। अब तुम सोचो, इतने 150 करोड़ का जनता एंड काउंटिंग और इतने कम कोर्ट्स, नाइंसाफी वाला बात है, करेक्ट। तो इसीलिए कुछ स्पेसिफिक मैटर्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, इसके लिए अलग अलग कोर्ट्स को सेटअप कर दिया जाता है। जैसे अगर तुम इनकम टैक्स का बताओ, तुमको पता है क्या उसका हायरार्की कैसा है, उसका हायरार्की कुछ इस तरीके का है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट है ना, वहां पे आ जाता है आईटी, एटी, और उसके नीचे आ जाता है आईटीटी। बोले तो ये क्या हुआ, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल। ये बेसिक सेशंस कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह हो गया। यहां अगर तुम हार गए, तुम किसके पास जाओगे, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ठीक है। अगर वहां तुम जीते तो ठीक, हारे तो फिर तुम अपील कर सकते हो हाई कोर्ट को, और फिर तुम जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। इससे क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट है उसका वेट, उसका लोड कम हो गया, ट्राइब्यूनल को शिफ्ट कर दिया हम, करेक्ट। ट्राइब्यूनल नॉर्मली स्पीडी जस्टिस डिलीवर करते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, खाली इनकम टैक्स का बात सुनना। ऐसे ही तुम्हारा कंपनीज एक्ट में क्या है, तुमको पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट, यहां हाई कोर्ट नहीं है, यहां हाई कोर्ट की जगह पे आ जाता है NCLAT, और NCLAT के नीचे आ जाता है NCL, सुना होगा, नेशनल कंपनी लॉ
ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल पे गया। अब देखो इनकम टैक्स में कुछ 8 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इसीलिए मल्टीपल कोर्ट्स चाहिए था, करेक्ट। कंपनी लॉ में 15 लाख से 20 लाख कंपनीज हैं इंडिया में, करेक्ट। तो इतना थोड़ी ना तुमको कोर्ट्स चाहिए। एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वहां हारा तो एनसीएलएटी के पास जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल, अपील सुनता है ये खाली। तुम डायरेक्टली एनसीएलएटी के पास नहीं जा सकते, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, कुछ कुछ केसेस में जा सकते हो, हर केस में नहीं। अगर किसी का हायरार्की सेट है तो हायरार्की से जाएगा ना। अब तुम थोड़ी ना जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा डेली जाके सीईओ से मिल लेगा, अपने मैनेजर से ही मिलेगा ना। तो एक हायरार्की तुमको फॉलो करना चलेगा। पक्का सेंस बना 100%। ये रहा अपना जुडिशरी या कोर्ट्स, डन है। और ये तीनों मिलके लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो लास्ट एक तुम्हारा चीज हो गया क्रिमिनल टाइप केस में डायरेक्ट पहले हाई कोर्ट के पास जाते हैं नॉर्मली, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। हाँ देखो हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली जाने का एक पिटीशन है जिसको हम रिट पिटीशन बोलते हैं। तुम रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करो, मैंडेटरी नहीं है हाई कोर्ट कोई केस टेकअप करना। हाई कोर्ट वो रिट पिटीशन पहले पढ़ेगा, उसको लगा तो वो टेकअप करेगा, ठीक है। सेम चीज सुप्रीम कोर्ट में होता है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, कि तुम स्पेशली मेरा केस टेकअप कर लो, बहुत अर्जेंट मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको पढ़ेंगे, अगर उनको लगा तो वो केस टेकअप करेंगे, वरना अगर तुम हायरार्की से जा रहे हो तो उनको केस टेकअप करना पड़ेगा। अगर तुम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गया, हारा, फिर हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में ये बात का सुनवाई होगा। हाँ सुनने के बाद वो बोल सकते हैं कि नहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला वो सही बोला, तो वही है, वही लागू होगा, ठीक है। परफेक्ट। और यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जैसे ये डेप्रिसिएशन, ये लॉ का क्वेश्चन था कि फैक्ट का क्वेश्चन था? लॉ का था ना, लॉ तुमको समझ में नहीं आ रहा था। जब लॉ में क्लैरिटी नहीं है तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होगा? जैसे जब रिलायंस का बंटवारा हो रहा था तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पास कितना कितना हिस्सा आना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उसमें लॉ का क्या लेना देना? लॉ तो बोलता है बराबर बराबर, करेक्ट, लॉ तो क्लियर है ना, जितने भी बच्चे हैं उसमें बराबर का हिस्सा बंटना चाहिए। अगर कोई अलग से विल नहीं बना हुआ है तो लॉ इज वेरी क्लियर। तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इस केस में झगड़ा हो रहा है इनके बीच में, अनिल अंबानी बोल रहा है हमको ज्यादा चाहिए, मुकेश अंबानी बोल रहे हैं हमको ज्यादा चाहिए, 50% समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या है। तो ये तो लॉ का मामला नहीं है ना, लॉ तो क्लियर है यार, 50% बट जाना चाहिए बराबर बराबर। अब इस केस में किस हिसाब से बंटवारा हो, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ, वो सिर्फ अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के लिए रेलेवेंट है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास ही जाता। हाँ चाहे तो ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये हम क्यों समझा रहे हैं तुमको हम बाद में बताएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट होता है केस टू केस, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, मतलब वो सबको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? जो सबको फॉलो करना होगा। जैसे अपना डेप्रीसिएशन वाला एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि स्मार्टफोन पे 60% डेप्रीसिएशन लगेगा, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बना, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सब जन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार ये केस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचेगा, पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा यार पहले डिसाइड किया है ना इसको, वही फॉलो करो, अलग क्या होगा। करेक्ट, करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। सही है। अब तो फोर्थ बस हो गया, यहां तक ये वाला डन है, इस पे एक लाइन टर्न दो। तो छोटा छोटा चीज हम तुमको बताना, आज का क्लास रैप अप करें। पहला एक छोटा चीज, एक्ट वर्सेस लॉ।
व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट वर्सेस लॉ? एकदम क्लियर देखना। सबसे पहले कौन सा काम आता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा? पहले बिल, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर असेंट, और असेंट के बाद वो क्या बना? एक्ट। करेक्ट। ये एक्ट हम किसको सौंप देंगे? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव बोले तो सीजी या एसजी। एसजी इस एक्ट को लागू करने के लिए क्या क्या बनाएगा? रूल्स, नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर्स या क्लैरिफिकेशंस। और एसजी बोले तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री। तुम एसजी से मोदी जी और दीदी मत समझना, दैट इज मिनिस्ट्रीज, बगल में लिख लो, या फिर एसजी मतलब मिनिस्ट्री। ठीक है। और फिर अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जुडिशियरी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट्स। क्यों हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोला? क्योंकि ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो सब पे एप्लीकेबल किया, और ये सब मिला के क्या बनेगा? लॉ ऑफ लैंड। बोलते हैं ना, लॉ ऑफ लैंड फॉलो। तो और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। वो ये नहीं बोलता एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी टू फॉलो द एक्ट। क्या बोलता है? फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड में क्या क्या आ जाएगा? एक्ट आएगा, यस आएगा, रूल्स आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, सर्क्यूलर्स, क्लैरिफिकेशन आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे। सेंसिबल है? पक्का? क्लियर है? रूल्स, नोटिफिकेशंस और सर्क्यूलर्स, हम तुमको बेसिक तो इनकम टैक्स और जीएसटी से एग्जांपल दे दिया, बाकी अपने लॉ में जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम तुमको आइडिया लगा देते जाएगा इस पे। क्लियर यहां तक? परफेक्ट। लास्ट एक चीज, एक ऑर्डिनेंस क्या होता है पता है क्या? ऑर्डिनेंस क्या है? कभी सुना है ऑर्डिनेंस? ये वर्ड सुना है कभी? ऑर्डिनेंस हिस्ट्री सिविक्स में कभी सुना होगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? अब जैसे लॉ कब बनेगा, एक्ट कब बनेगा? जब पार्लियामेंट सेशन में हो। जब पार्लियामेंट सेशन पे नहीं एक्ट बन सकता है क्या? पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, एक्ट बन सकता है? नहीं। लेकिन अगर कोई इमीडिएट लॉ लागू करने का दरकार है तो क्या करें फिर? सपोज इंडिया में दंगा फसाद हो गया, ठीक है, इमरजेंसी लगाने का दरकार है, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, क्या करें? वेट करें? हाँ ठीक है, जो दंगा फसाद दिसंबर तक चलने दो, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तब लॉ लगाएंगे, लॉ बनाएंगे। सेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन सेशन बुलाने में भी तो टाइम है ना। तुम ये नहीं बोल सकते ना सबको कॉल करके अभी 1 घंटे में बुलाओ, मिनिस्टर है, ऐसा थोड़ी है कि आ ही जाएगा। करेक्ट। कुछ तो इशू है, अब उस इशू को इमीडिएट रेजोल्यूशन का दरकार है। इमीडिएट रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट बैठ ही नहीं रहा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ रहा, तो क्या करें? काम रुक जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? इफ देयर इज एन अर्जेंट एक्ट दैट नीड्स टू बी पास्ड, when the parliament is not in session, president has the right to pass an ordinance. तो प्रेसिडेंट तब क्या करेगा तुमको पता है? ऑर्डिनेंस पास कर देगा खुद से ही, उसका साइन काफी है। लेकिन ये तो यार ऐसे तो प्रेसिडेंट हर काम में हर बार ये काम कर सकता है फिर, तो इसीलिए उसको अनड्यू पावर भी नहीं दे सकते ना।
तो प्रेसिडेंट हैज द राइट टू पास एन ऑर्डिनेंस, कॉमा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन। पार्लियामेंट कभी तो बैठेगा कि कभी नहीं बैठेगा, कभी तो बैठेगा। तो जब भी नेक्स्ट सेशन होगा ना, सारा काम छोड़ के सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस पे अप्रूवल लाना। इसीलिए वो तब तक ऑर्डिनेंस ही वर्ड रहेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस फिर क्या होगा, दो केस हो सकता है, क्या अप्रूवल मिला या अप्रूवल नहीं मिला, अप्रूवल डिनाइड। अगर अप्रूवल मिल गया तो ये एक्ट बन जाता है, फिर ऑर्डिनेंस बिकम्स एन एक्ट। ऑर्डिनेंस कैसे आया, जब प्रेसिडेंट बोला, ठीक है। अप्रूवल अगर आ गया लोकसभा प्लस राज्यसभा से तो एक्ट बन गया। अप्रूवल नहीं आया तो ये ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, इज टू हैव इफेक्ट। ये ऑर्डिनेंस लागू नहीं हुआ, ये ऑर्डिनेंस का ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। रहेगा जब अब काम हो गया तो कुछ नहीं कर सकते ना, बट अब इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगा। हाँ, काम अगर कुछ हो गया, वो डिसीजन अब वैलिड नहीं है। बोलो डन, पूरा क्लैरिटी आया यहां तक। ये अपना थोड़ा सा इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में डिस्कशन की। इसमें से तुम्हारा कुछ भी एग्जाम में एक आध नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज। बोलो डन है, परफेक्ट। एक बार रिपीट कर दें 2 मिनट के अंदर में। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। किसने बनाया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कब बना, 26 जनवरी 1950। क्या काम किया, 2 मेजर काम किया वो। पहले इंडिया को 3 पिलर्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। दूसरा काम वो क्या किया, 3 लिस्ट डिवाइड किया। तो सबसे पहले वो क्या बोला, आर्टिकल 245, एवरी लॉ हैज टू बी पास बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। फिर वो बोला आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 बोलेगा कौन सा लॉ किसको पास करना है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन पार्लियामेंट का हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर का हो गया, कॉन्करेंट दोनों का हो। उसके बाद फिर हम लोग कहां चले जाएंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे लेजिस्लेटिव क्या करेगा, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसका काम होगा लॉ बनाने का। कैसे बनेगा, पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा, बिल बनेगा, ड्राफ्टिंग होगा बिल का। ड्राफ्टिंग वर्ड लिखे थे क्या हम लोग, हाँ, कैन बी क्रिएटेड लिखा था ना, इसको इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ये लिख लो, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। बिल ड्राफ्ट किया जाता है, वो ड्राफ्ट होता है ना, रफ ड्राफ्ट की तरह वो रहता है। फिर कमिटी बना और वो इंट्रोड्यूस हुआ, कमिटी रिकमेंडेशन देगा, फिर बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा राज्यसभा में, दोनों से अप्रूवल आएगा, प्रेसिडेंट असेंट मिलेगा, एक्ट बना। एक्ट किसको दे देंगे, वो एप्लीकेबल कब होगा, या तो नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट या व्हेनेवर इट इज मेड एप्लीकेबल, व्हिचएवर इज लेटर। फिर हम लोग वो गवर्नमेंट को सौंप देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बोले तो मिनिस्ट्रीज, 35 मिनिस्ट्रीज है अपने इंडिया में, और वहां पे वो लोग रूल्स, नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस बनाएंगे एप्लीकेबल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर अगर कहीं पे कुछ मामला का डिस्कशन करना है, चले जाएंगे कोर्ट में, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो किसी और पे लागू नहीं है। अगर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का केस है तो सिर्फ उन पे लागू है, किसी और को फॉलो नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो सबको फॉलो करना है। हो सकता है तुम्हारे केस में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वाला डिसीजन आया होगा, लेकिन जब तुम्हारे केस में डिसीजन आ गया, कैन आई फॉलो इट, यस, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्मार्टफोन को ट्रीट करना 60% पे, तो मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। और क्या डिपार्टमेंट को भी फॉलो करना होगा, करेक्ट, सही है। और ये हो गया एक्ट वर्सेस लॉ। पहले बिल एक्ट बनता है, वो एक्ट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है।
कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, लैक्यूना हुआ, तो कोर्ट ऑफ लॉ ये डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये डिसाइड करेंगे इस पे क्या करना है, फिर वो जजमेंट भी लॉ का पार्ट बन जाता। तो टोटल लॉ में 5 चीजें आई, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट। सही है। ऑर्डिनेंस क्या हुआ, अगर पार्लियामेंट बैठ नहीं रहा तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन। परफेक्ट है, लाइफ इज इजी यहां तक। चलो डन, नेक्स्ट क्लास अपने आगे बढ़े।